भारत, जहाँ राजनीति कोई नई चीज नहीं है। महात्मा चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ और बहुत सारे राजनीति के महनीय जो विचारक हुए हैं वो यहाँ हुए। परंतु आज की राजनीति में इतने सारे मुद्दे उठते हैं, धर्म की राजनीति, चुनावों में गड़बड़ या जो भी मुद्दा हो, आज उन पर बात करेंगे हम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, जैसे कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऐसी अनेकों बुक लिखी हैं। और आज उनसे हम बात करेंगे कि भारत में राजनीति की अभी क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति होगी। वेलकम सर। थैंक यू। भारत एक विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता रही है, जहाँ इतिहास हो या राजनीति, वो विश्व में लगभग सबसे पहले यहाँ शुरुआत हुई है। पर अगर पिछले कुछ समय से हम देखें तो राजनीति इस तरह से चल रही है कि लोग बोलते हैं कि ये बहुत राजनीति खराब चीज है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि महात्मा चाणक्य ने भी उसको वारांगना की तरह बताया है, जो कि राजनीति के इतने बड़े विशेषज्ञ थे। तो क्या एक तरीके से जो आम नागरिक है उनको राजनीति से दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत में जो चुनने की प्रक्रिया है और नेतृत्व करने की जो एक अवधारणा है, ये हमारे शास्त्र और हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छे तरीके से निहित है। जैसे उदाहरण के लिए हम महाभारत की बात करें, कोई भी निर्णय, चाहे वो युद्ध लड़ने का हो, चाहे किसके पक्ष में लड़ने का हो, वो वाद विवाद और संवाद से होता था, जिसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं, है ना सर। जैसे उदाहरण के लिए जो यादवों की सभा हुई, तो यादवों की सभा में ये चर्चा हुई कि भाई कौरवों के साथ जुड़ना है कि पांडवों के साथ जुड़ना है। तो फिर कुछ लोगों ने ये अपना मत रखा कि भाई कौरवों ने ये उनका जो अधर्म है ये किया है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, पांडवों ने भी कुछ अलग तरीके का माध्यम अपनाया। तो उसमें फिर बलराम जी ने बोला कि भाई ठीक है, अंत में हम कृष्ण को सुन लेते हैं, क्या बोलते हैं। कृष्ण ने कहा कि भाई जब हम एक राज्य और राजनीति के संबंधित चीजों पर जब हम चर्चा करते हैं तो वो कभी भी सुपर बेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, उसकी अपेक्षा करने जाएंगे तो वो, अब भाई सारे लोग प्रभु श्री राम तो हो नहीं सकते, वो अलग तरीके का इसीलिए वहां राजनीति शब्द रामायण के कॉन्टेक्स्ट में कभी आता नहीं है। बिल्कुल, वो धर्म का आता है जी, मोक्ष का आता है जी, समाज का आता है, संस्कृति, सभ्यता, सब चीज आती है। बट रामायण की बात होती है तो राजनीति तभी आती है कि आखिर एक दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र में जो भी असभ्य प्रक्रियाएं चल रही थी उस टाइम का, और इधर प्रभु श्री राम को अवतरित होके सभ्यता को स्थापित करने की आवश्यकता क्योंकि पड़ी। और हर युग में प्रभु श्री विष्णु सभ्यता स्थापित करने ही तो आते थे, लेकिन यथार्थ हमेशा उनके साथ रहता था। बिल्कुल। तो अगर ऐसी बात होती तो महाभारत में वो महाभारत युद्ध जो है वो 30 सेकंड में खत्म कर सकते थे ना। बिल्कुल। क्यों नहीं किया? क्योंकि यथार्थ इस पृथ्वी का एक मुख्य अंग है। गीता पाठ में यही कहा गया कि जब हम इस पृथ्वी में हैं तो इसके नियम कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर भगवान भी आएंगे तो भगवान खुद आए थे, लेकिन सारथी क्यों बने? तो ये हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो अगर हम ये सोचते हैं कि राजनीति ही बुरी चीज है तो समाज का उत्थान कहाँ से होगा? बिल्कुल। तो समाज तो फिर गर्त में चली जाएगी अगर सारे लोग, अब युवा ही राजनीति से आगे मुंह मोड़ ले। वोटिंग के दिन अगर हम पिकनिक चले जाए तो फिर तो देश का भला हो ही नहीं सकता ना। तो राजनीति हमारे समाज के विकास का एक अभिन्न अंग है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा भी था कि राजनीति युग धर्म है। हाँ, चाहे वो कहीं भी हो। इसीलिए हमें राजनीति को
तब बुरा होता है, क्योंकि इंग्लिश में भी तो कहावत है, पॉलिटिक्स इज द रिजॉर्ट ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स। वो तब होता है जब राजनीति की किन पैमानों में की जाती है। अगर हम अपनी सत्ता, अपनी मौलिक अवधारणाओं के आधार पर जब हम राजनीति करते हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति अच्छे पटल पे चल सकती है ना। बिल्कुल सर। जो दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संस्कृत में एक लाइन और चलती है, जब हम इतिहास देख ही रहे हैं तो, कि नयति इति नेता, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है वो नेता होना चाहिए। पर अगर हम आज के सिनेरियो में इसको देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी राजनीति में हैं जिनको हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए था, या फिर वो इस लायक नहीं है। तो आपको इस बात पर क्या लगता है? फिर वही बात आती है सामने, जब हम सामर्थ्य की बात करते हैं, कौन एक लीडर बनने की या नेता बनने का सामर्थ्य रखता है, इस प्रश्न का उत्तर कभी भी एक परफेक्ट लाइन की तरह कभी नहीं मिला। बिल्कुल यही प्रभु श्री कृष्ण की जो मैंने बात किया था पहले, जब यादवों की सभा हुई थी, तो ये इस बात का उत्तर वो जो उन्होंने जितने भी मिनट बोला है कि राजनीति में हमारी जो चॉइस है वो कैसे होना चाहिए, उससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अवेलेबल बेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे होता है ना, जैसे नोटा है। जी सर। बड़ा आसान हो जाता है बिल्कुल नोटा एक्सरसाइज करना कि भाई हमें किसी को मतलब ही नहीं है, लेकिन नोटा सब लोग एक्सरसाइज करने लग गए तो कहीं ना कहीं जो जितने कम बेस्ट वाले लोग हैं उनको तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए अवेलेबल बेस्ट को चुनने के लिए, क्योंकि पहले क्या था, पहले तो एक हेरिडिटरी किनशिप चलता था, जी सर, है ना, और पहले भी चीजें सभा में ही चर्चा होती थी। प्रभु श्री राम सिर्फ हेरिडिटरी से राजा घोषित नहीं किए गए थे, बिल्कुल। पूरी अयोध्या क्यों उनके पीछे वन जाने को तैयार हो गए थे, क्योंकि वो अपना राजा मान चुके थे। बिल्कुल। हमारे राजा कैसे हो, श्री राम जैसा हो, ये एक स्लोगन था अयोध्या में। और जब सबको एक तरीके का ठेस लगा, जब अलग तरीके के राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुआ परिवार में और उनको वन जाना पड़ा, तो इससे ये हमें स्थापित होता है कि लीडर हमेशा पॉपुलैरिटी, कितनी लोकप्रियता उनके पास है, उससे स्थापित होता है। और वो लोकप्रियता आप अपने काम से और आप किस तरीके के नीति और किस तरीके के निर्णय आप लेते हैं, इसीलिए हमेशा विक्रमादित्य का जिक्र क्यों किया जाता है। न्याय की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य, बाद में तो एक वदंती भी चलती है ना, उनका सिंहासन जो है किसी एक टीले पे हो गया है और एक गडरिया को वो मिल गया, सिंहासन बत्तीसी वाली जो कहानी। हाँ, तो वो वहां बैठते ही पूरा जो है सारी कहानियां मतलब बढ़िया न्याय देने लग गया। तो जब ऐसी स्थिति है तो हमारे यहाँ तो हमें कहीं और बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे सभ्यता में ही हर चीज का नियम और नॉर्म्स तय करके रखा हुआ है। बिल्कुल। हमें बस अपनी सभ्यता की जो प्रोविजंस है उसके वापस जाके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ये है तो जो आज की राजनीति है उसमें परिवारवाद एक मतलब समस्या की तरह बन गया है, और उससे और भी सारी समस्याएं निकल के आती हैं, चाहे वो अयोग्य शासक का होना हो या और दूसरी चीजें हो। तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? भाई, परिवारवाद महाभारत के टाइम पे ही उसकी आलोचना हुई थी। बिल्कुल। भीष्म पितामह राज्य के संरक्षक क्यों बने? राज्य और राष्ट्र के हित में वो संरक्षक बने थे कि भाई मेरा दायित्व सिंहासन की तरफ है, जो भी बैठे
उन्होंने कभी अपना जो हस्तक्षेप है किया नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर जगह परिवारवाद कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे, दो बहुत यशस्वी हमारे नेता, खुद मोदी जी और योगी आदित्यनाथ, अगर हम इन उदाहरणों को देखेंगे तो राजनीति का जो हमारे यहाँ मॉरिस जोन्स एक पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने सेंटली ईडियम की बात किया जी संत जी। और उन्होंने कब बोला था? 50 साल पहले बोला था। जी आज वो सत्य साबित होता जा रहा है कि सेंटली ट्रेडिशन भारतीय राजनीति का एक अविभाज्य अंग है। उन्होंने गांधी के संदर्भ में बोला था, लेकिन गांधी को हम कैटेगोरिकली राजनेता बोल भी सकते हैं, बोल भी नहीं सकते। इसलिए मैनचेस्टर गार्डियन ने बोला था महात्मा गांधी वाज अ सेंट अमंग पॉलिटिशियन एंड अ पॉलिटिशियन अमंग सेंट्स। तो ये हो सकता है उस टाइम एक सटायर लगा हो। 1948 में 31 जनवरी को ये प्रकाशित जब हुआ न्यूज, तो क्योंकि 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ। लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव पक्ष से देखेंगे तो भारत में राजनीति, संतों के बीच में अगर आप राजनीति कर पाए और राजनेताओं के बीच में अगर आप संत बन के रह जाए, तो वही राजनीति है भारत में। जो आधुनिक समस्याएं हैं उनमें से कुछ के मैं शॉर्ट में आपसे आंसर चाहूंगा। जैसे कि पहली जो अभी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो केस हुआ था, तो उस पर क्या सोचते हैं आप? भाई देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता की एक नियम बनी थी, आज की बात नहीं है, 1990 के दशक में जी, जब टीएन सेशन थे, है ना। तो अगर हम उस 30-32 साल पहले का इतिहास, मतलब बहुत लंबा इतिहास भी नहीं है, उस संदर्भ में देखा जाए तो मुख्य रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर पारदर्शिता स्थापित हो, जो सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने स्थापित किया है जी, उस संदर्भ में देखेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक अच्छा डेवलपमेंट है, इन द सेंस कि कम से कम आप पारदर्शिता तो होगा कि आप कितना पैसा जी, किसी भी पक्ष के ट्रस्ट में होता है। इससे पहले क्या होता था भाई, मेजर रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन में टीएन सेशन लाए थे, ये तो हम मानते हैं, इलेक्शन कमीशन का पूरा एक रिवैम्पिंग होता था, उसके लिए हम उनको क्रेडिट भी देते हैं। बट उसके बैकड्रॉप पे देखेंगे तो क्लाइंटलिज्म जो पॉलिटिकल पार्टीज करती थी पहले, चाहे वो फंड के कॉन्टेक्स्ट में हो, कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड से एक पारदर्शिता जो बनी रहेगी, उससे मैं मानता हूँ ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट है। तो जो दूसरा मैं पॉइंट पूछना चाहूंगा वो है लद्दाख और मणिपुर, दो जगह मूवमेंट चले हैं। लद्दाख में क्लाइमेट चेंज को लेकर और मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर, तो उस पर काफी दिनों तक सरकार भी चुप रही और मीडिया में भी अलग चीजें चली, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं देखिए, दोनों अलग अलग इश्यूज है। जैसे जहां तक लद्दाख की बात है, देखिए विकास जब होता है तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट्स जो है उसको रीडिफाइन होते में इफेक्ट होता है, ये नहीं होता जी, पुनर्परिभाषित होता जी। जब तक अभी आप देखिए पिछले 10 साल में जितने भी रोड बने या विकास बना या लद्दाख में भी जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट, आप डेटा उठा के देख लीजिए, डेटा सारा अवेलेबल है। डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? मेन चीज विस्थापन की होती जी, है। आम जनता की विभीषिका जो है विस्थापन की होती है। जहां पर आपको रोजगार मिल रहा है तो विकास हमेशा कहीं ना कहीं अच्छा माना जाए। और बाकी मणिपुर में जो हुआ हम सबको पता है ही है, वहां का जो लोकल ग्रुप से वो पूरा जो है ड्रग माफिया चल रहा था वहां पर। ये सारा ओपियम ट्रेड वगैरह, ये पॉजिटिव तो हम नहीं मान सकते ना। जब उसको क्वेश्चन किया तो ड्रग लॉर्ड्स ने ये पूरा इंजेंडर किया, तो सरकार को पूरा इंटेलिजेंस गैदर करके उसको अच्छे तरीके से, हर चीज पे अगर सरकार तुरंत कमेंट करने लगेगी तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन भी जा सकता है। जी।
है ना। तो अगला पॉइंट मैं जानना चाहूँगा वो है कि निर्मला सीतारमण के जो पति हैं उन्होंने भी कमेंट किया कि अगर मोदी जी अगली सरकार में आते हैं तो उसे डिक्टेटरशिप होगी और उन्हें इस बार चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो इस पर आप किस तरीके से सोचते हैं? भाई देखिए, 2014-15 से इस देश में एक विवाद शुरू हुआ, डिबेट, जी चर्चा। भारत में वाक स्वतंत्रता को लेके असहिष्णुता है। जी आज क्या वो असहिष्णुता दिख रही है? अगर कहीं ना कहीं वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना होता तो आज भी हमारा जो जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे जो आप उसमें देखिए, आप चाइना से कंपेयर करके देखिए, ना तो वहाँ यूट्यूब चलता है, बिल्कुल। ना नेटफ्लिक्स चलता है। हमारे जो यूथ को जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जितना मिल रहा है ना, जी तो मैं तो यही मानता हूँ भारतीय लोकतंत्र का है, कोई भी पक्ष आए, जी कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, सबसे प्रबल लोकतंत्र है और आज भी है। और निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड जो बोले हैं वो जी। भी हमारे प्रबल लोकतंत्र का संकेत है। सर, एक और मुद्दा भारत में बहुत चलता है कि नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिवाइड का, कि वो दोनों में कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है दोनों रीजन्स के बीच में। तो उसमें किस तरीके से देखते हैं आप? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे से बेटर कोई मिलेगा नहीं आपको इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि मैं खुद साउथ इंडिया से हूँ जी और कम से कम 20 साल से नॉर्थ इंडिया में जॉब कर रहा हूँ। जी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि नॉर्थ में जब आप आए, और मेरी वाइफ भी नॉर्थ इंडियन जी है ना, तो कल्चरली आप एक राष्ट्र के उदाहरण जब आप लेके चलते हैं ना, तो जी। नॉर्थ और साउथ की डिवाइड आ नहीं सकती। बाकी इस देश का एक यूनिक नेचर है। कुछ स्टेट्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी अच्छा डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कहीं से इनकम ज्यादा जनरेट होता है, कहीं से कम होता है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज। बिल्कुल। उन सब के बावजूद हमें ओवरऑल हमारा जीडीपी और हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा जो एक टारगेट है वो कैसे रीच कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा, रादर देन हम इस पे सोचे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग को, डिबेट को कैसे हम इसको करें, है ना। सर, जो अगली चीज़ मैं आपसे अब डेस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा जानना चाहेंगे वो है कि भारत के जो मुख्यतः संबंध है विदेशी देशों के साथ, तो वो लगभग 3-4 देशों के साथ काउंट किए जाते हैं। उसमें पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, अमेरिका है। पाकिस्तान के साथ क्या है कि जब भी हमारे संबंध होते हैं तो हम बहुत मुखर होकर बोलते हैं, लोग जोश में आ जाते हैं। चाइना के साथ बात आती है थोड़े शांत हो जाते हैं। रसिया के साथ मित्रता वाले संबंध हैं, और अमेरिका के साथ तो बहुत कंफ्यूजन ही है, क्योंकि उसके साथ बदलते रहते हैं संबंध, जिस तरीके का उसका आर्थिक हित होता है। तो आप इन सभी संबंधों को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, आप सही कह रहे हो, और अभी भी पाकिस्तान चाह रहा है हमारे साथ व्यापार वगैरह और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, एक डायलॉग वापस स्थापित हो जाए, लेकिन ट्रस्ट जो डेफिसिट हुआ है उसको स्थापित करने में टाइम लगेगा। और कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है वो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया था। सबसे पहले नवाज शरीफ को ही इनवाइट किया गया, जी, है ना। वही रही बात चाइना की, चाइना पे साइलेंस नहीं था। अगर आप डोकलाम क्राइसिस की बात करें तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना का जो टेरिटोरियल एक्सपांशन या एम्बिशंस है वो किस हद तक है, हमें 2016-17 के बाद इंफॉर्मेशन क्यों मिलने लगी, क्योंकि सरकार उसमें पारदर्शिता दिखाने लगी। जी। तीसरा, रूस हमारा आज का नहीं है, हजारों साल से रूसी और भारतीय निवासी एक मित्रता के आधार पर रहे हैं। और एक जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूक्रेन क्राइसिस पे भारत ने उसको मतलब युद्ध का अपोज भी किया, लेकिन रशिया से ट्रेड भी करते रहे, जी, है ना। यही ईरान के साथ भी रहा है। भाई 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में ईरान के खिलाफ भारत ने वोट किया था। जी। आज देखिए
ईरान और इंडिया का संबंध कितने अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा, पूरा गल्फ और पूरा अरब वर्ल्ड और बाकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रियल पॉलिटिक्स है, क्योंकि प्रो अमेरिकन हमारा जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। बिल्कुल। ना हम चाइना के साथ है, ना हम रशिया के साथ है, हमारी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेंगे कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसी आधार पर विदेश नीति बनती है। लेकिन बिलीव हमारा हमेशा वसुधैव कुटुंबकम रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा के टेरिटोरियल एक्सपांशन, भारत कभी विस्तारवादी नीति या साम्राज्यवादी नीति को आज नहीं, हजारों सालों से कभी फॉलो नहीं किया, जी, है ना। फिर जो एक और पॉइंट जो मैंने एक वीडियो में देखा था कि 7 साल पहले भारतीय छात्र संसद आयोजित हुआ था, तो उसमें कवि कुमार सुहास बोलते हुए कहते हैं कि भारत में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर अभी जो सरकार है या जो अभी नेता है उन पर आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा धर्म की राजनीति हो रही है। ये देखिए, जब सुधार होता है, धर्म की राजनीति अब होना कम हुआ है मेरे हिसाब से। जी, भाई देखिए, भारत एक सेक्युलर और बहुलवादी राष्ट्र है ना। जी, और हमारा जो है कैनेडियन या अमेरिकन मॉडल पे अफर्मेटिव एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं करता। जी, 2006 में मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन मुस्लिम्स शुड बी द फर्स्ट क्लेमेंट ऑन इंडियाज रिसोर्सेस। जी, काफी चर्चित स्टेटमेंट है। तो मतलब क्या है, बाकी बुद्ध, जैन, बाकी माइनॉरिटीज कहाँ जाएंगे? जी, तो ये धर्म की राजनीति है। बात यहां पर हिंदू या मुस्लिम या इनकी नहीं है, रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। अब माइनॉरिटी अपीजमेंट के आधार पर अगर आप ये कहेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप प्रमोट करेंगे, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इससे आप दूसरे कम्युनिटीज का मनोबल बिगड़ जाएगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट होना जरूरी है, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर अगर हम ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं, और देखिए कितना रिफॉर्म हुआ है, ट्रिपल तलाक को लेकर रिफॉर्म हुआ, पर्सनल लॉस पे रिफॉर्म की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा विकास और सिंपल पुराने जमाने की बात करें तो रोटी कपड़ा और मकान का है। जी, फेथ आपका पर्सनल इश्यू है, यही हमें सरकार कहती आ रही है। तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर धर्म अपना प्रेयर करना चाहती है तो दूसरा धर्म उसको अपोज ना करे, और सिमिलरली वही रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। जी, अगर आप एक पर्टिकुलर धर्म का प्रेयर कहेंगे ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मेजॉरिटी है, दूसरे वाले माइनॉरिटी, उनको ज्यादा लिबर्टी दो, ये मल्टीकल्चरलिज्म के पोस्टुलेट में नहीं आ सकता। जी, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए धर्म की राजनीति की बात हो रही है। फिर आपने अभी यूसीसी की बात की, समान नागरिक संहिता की, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि उसको लाना ठीक रहेगा? क्या उसको लाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इंडिया में? भाई देखिए, ऑब्वियसली अगर आप एंटाइटलमेंट्स की बात करें, फैमिली, हम आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी, अब रादर देन आइडिया ऑफ इंडियन फैमिली और बाकी एंटाइटलमेंट है, सक्सेशन है, मैरिज है, जी, ये 3-4 मुद्दे आते हैं। जी, इससे क्या हो रहा है कि जो डिस्पैरिटी इन इनकम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, सच्चार कमेटी की रिपोर्ट पे कुछ तो डेटा है, गरीबी क्यों है, क्योंकि पर्सनल लॉस की वजह से है, ना कि इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहां गड़बड़ नहीं है। उनके पर्सनल लॉस, वहां की महिलाएं क्यों त्रस्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भाई देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, आप एक ही समुदाय को तो नहीं बोल सकते ना। जी, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज कॉमन होना चाहिए अगर आप देश का विकास चाहते हैं। तो जब गरीबी की आपने बात की, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभी तक कम हुई या नहीं हुई गरीबी? कम से कम बोला था गरीबी हटाओ, और ये हमारा मुद्दा रहा है क्योंकि सोशल वेलफेयर हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है, बिल्कुल, है ना। लेकिन एफडीआई आने लगा 90 के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया नेशनल इकोनॉमी हुआ,
उससे गरीबी क्यों बढ़ा? क्योंकि ऐसा नहीं है पूरा इंडिया न्यू लिबरल हो गया था, उस टाइम भी नहीं था, लेकिन जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉब्लमेटिक था। जी एक पॉलिटिकल थिंकर है अतुल कोहली, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किताब लिखते हैं, इंडियाज क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। वो ये कहते हैं कि बात पैसे कम होने की नहीं है, जी बात उस लास्ट मैन जिसकी जरूरत है वहां तक क्या पहुंच रहा है। और खुद राजीव जी ने बोला था कि भाई दिल्ली से 1 रुपया जाता है, 15 पैसे या 25 पैसे मिलते हैं लोगों को। बिल्कुल। वही आज देखिए डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, लोगों के अकाउंट खुल गए। इस तरीके का क्रांतिकारी परिवर्तन से कम हम वो जो न्यू लिबरल रिफॉर्म्स होते हैं तो इस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस आता ही है, बट उसको निगोशिएट करने के लिए हमारी जो वेलफेयर पॉलिसीज पहले भी अच्छी थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। कम से कम आज हमें ये यकीन है कि अगर इसको इतना राशन मिलना है और उस आधार कार्ड पे मिलना है तो सीधा, क्योंकि राशन कार्ड ही गलत बने हुए थे कई सालों से। हाँ कम से कम आज आधार से क्या हुआ है, ये तो गड़बड़ नहीं है ना कि देव के आधार कार्ड पे मैं 5 किलो गेहूं लेके चल दिया। बिल्कुल होता था, बट इन सारे, और टेक्नोलॉजी हमारे साथ है लेकिन उसका यूज क्यों ना करें, और उसको आप सर्विलांस बोलेंगे तो ये गलत है, क्योंकि ऑलमोस्ट 140 बिलियन पीपल हम हैं जी। और अगर हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस करे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो जो पिछले 5-10 साल में ये तो सभी ने देखा कि बदलाव बहुत तेजी से हुआ है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि सच में विकास हर एक जो लास्ट मैन है उस तक के लिए हुआ है? इसलिए आप देखिए, अगर एक एग्जांपल रोड, जी इतना जो रोड आप डेटा उठा के देखो, जितना माइल्स जो रोड 2014 के बाद बना है वो कम से कम 30-40 साल में नहीं बना था, इतने हाईवे। और हाईवे आज ऐसा कोई स्टेट, या फिर अभी मैं जा रहा था जोरहाट असम में, बहुत एक लास्ट बॉर्डर पे, बिल्कुल। वहां से नागालैंड एरोप्लेन से आप जाओ तो बड़ा इजीली पहुंच पाओगे, बट वो कोहिमा और एक दूसरा पार्ट ऑफ नागालैंड यांगली जहां मैं गया था, वो दोनों बहुत दूर है एयरपोर्ट से, जी तो असम से जाना पड़ता है बाई रोड। तो मैंने देखा वहां 8 लेन रोड बन रहा है और इतना रगेड टेरेन है। तो अगर इस तेजी से रोड बन रहा है और एक भी कंप्लेंट नहीं आए कि कॉन्ट्रैक्टर जो है टाइम पे काम करके नहीं दे रहा है या फिर एक्सेस में चार्ज कर रहा है, आपको पता ही है। मेरे स्टेटमेंट नितिन जी ने सीधा बोल दिया, बुलडोजर ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। अब वो लाइटली ही बोला होगा उन्होंने, ऐसा कोई करेगा नहीं, बट दैट इज अ रिजिडनेस। जी तो डेवलपमेंटल पॉलिसीज, ऐसा नहीं है डेवलपमेंटल पॉलिसी पहले नहीं थी, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो आज की डेट में हो रहा है, इसीलिए विकास और परिवर्तन दिख रहा जी। विकास तो सभी को दिख रहा है, बट एक और जो मेजर समस्या है वो बेरोजगारी है। है। तो आप बेरोजगारी को किस तरीके से देखते हैं और इंडिया को अगले समय में मतलब उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है ना, आप कीन्सियन इकोनॉमिक्स, पोस्ट रिकार्डोवन इकोनॉमी अभी भी अगर हम लेके चले, आप लोगों में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो कीन्सियन इकोनॉमिक्स जो जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो सिंपल आर्ग्यूमेंट देता है कि गवर्नमेंट जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है उस सेक्टर में एंटरप्राइज जब गवर्नमेंट क्रिएट करता है तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सिंपल कीन्सियन इकोनॉमिक्स। अब वहां से लेके ऑलमोस्ट में कीन्स ने ये 100 इयर्स पहले लिखा होगा, जी ठीक है। उसके बाद जोसेफ शिम्पिटर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की बात की है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो 100 साल पहले बोला था आज के लिए फिट बैठता है। जब हम स्किल इंडिया की बात करें, आप बेरोजगारी तब बोलेंगे कि क्या सरकार सबको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, कितने सरकारी जॉब हो सकता है, कितने नहीं हो सकता है। और अभी भी अगर आप देखेंगे, दूर क्यों जाए, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4000 अपॉइंटमेंट्स किया टीचर्स का, और ये ऑलमोस्ट
30 या 25-35 साल पहले इतने भी नहीं होंगे, 2-3 हजार हुए होंगे। तो सरकार तो जितना एम्प्लॉयमेंट दे सकती है तो भरा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद स्किल मैटर करता है। एक सिंपल उदाहरण, सिर्फ एक 12th पास है कोई है, उसने आके मेरे को बोला कि मेरे को जॉब दे। जब तक उसके पास स्किल नहीं है, कम से कम खाना बनाने का स्किल हो, ड्राइविंग आए, गार्डनिंग आए, जब स्किल नहीं होगा ना तो आप इस इकोनॉमी में जो सरवाइव करना मुश्किल है। इसीलिए कौशल भारत, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है जी, एंड मेक इन इंडिया ऑब्वियसली। बिल्कुल सर। वैसे तो लगभग सारे पॉइंट्स को हम जी। लोगों ने कवर कर लिया है, बट अगर कभी दोबारा मौका लगा तो हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पे जरूर बात करेंगे। तो हाँ, आखिरी में बिल्कुल। जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा और आप इसके बारे में हमें क्या सजेशंस देना चाहेंगे? नहीं, क्रॉनिकल्स ऑफ भारत ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और यही मैं कह रहा हूं। आज आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, मैं देखता हूं, मतलब कोई कोई मेरे स्टूडेंट्स भी बताते रहते हैं कि कई सारे गृहिणियां सिर्फ अपने रेसिपीज डाल के, मतलब महीने के 20, 25, 30, कोई लोग या फैशन के टिप्स डाल के लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। जी, तो बात स्किल का है। अनस्किल्ड पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाना इस सरकार का मोटो रहा है, और ये आज नहीं, कई साल पहले मोदी जी ने ये बोला था। जी, तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट हमारा मोटो होना चाहिए, उससे ऑब्वियसली बेरोजगारी खत्म हो ही जाए। और आज भी बेस्ट ऑफ द कंपनीज में इंडिया के IIT के प्रोडक्ट्स ही क्यों जा रहे हैं भाई? अब गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके जाओ, उनके मालिकों के अलावा जी, जितने नीचे हैं टॉप बोर्ड में, जी, सारे इंडियंस हैं। बिल्कुल। क्या पेप्सी या कोको कोला का देखो, हमारी इंडियन महिला है, उनका नाम मैं भूल गया। तो स्किल इज इंपॉर्टेंट, जी, है ना? थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आज हमने बात की प्रोफेसर संजीव कुमार सर से, जिन्होंने लगभग राजनीति के सभी पहलुओं को कवर किया। धर्म की राजनीति या जो भी मुद्दा हो, सभी पर हमने बातें की। आपको उनके जवाब कितने सही लगे, और आगे ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको आप हमारे द्वारा किसी और प्रोफेसर से डिस्कस करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।